अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि सर इनके सॉल्यूशंस जो है वो बता दीजिए। ठीक, उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब ये है कि इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम उसको सारी फ़िज़िकल क्लासेस में भी हम कवर कर सकें। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके हम कर लें, लेकिन आपको जो लेक्चर्स हैं ये रिपीट करने का वो टाइम हमारे पास नहीं हो सका। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो है और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्स में भी आपको। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्या आ रहा है क्वेश्चन, फाइंड दी डायमेंशन ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, आपने डायमेंशन निकालनी है, कुछ की मैंने लिखी हैं। ये जो है डायमेंशन है, ये वो डायमेंशन है जो काफ़ी ज़्यादा आती हैं, पूछी गई हैं। ठीक है, और भी आती हैं लेकिन ये बेसिक भी हैं, और यहाँ पे अगर आपने इनको कर लिया तो आपको आगे के लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1, मैं इसका सॉल्यूशन बात कर लेता हूँ, वर्क। ठीक है, हमें कि वर्क की डायमेंशन निकालनी है। वर्क W इज इक्वल्स टू F इंटू डी। तो जो डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं हम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ताकि इसका मतलब होता है हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब डायमेंशन में करना क्या है आपको, सिंपल। डायमेंशन, आपको वर्क की डायमेंशन निकालनी है। उससे पहले आपको पता हो कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, अगर आपको फोर्स की डायमेंशन नहीं पता तो आप वर्क की डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो पहले यहाँ पर मैं फोर्स की डायमेंशन बता दूँ। एफ, फोर्स का फॉर्मूला है MA। ठीक है, ये आपके सामने फोर्स का जो है मैंने फॉर्मूला लिखा है, जिसके हम यहाँ पे डायमेंशन निकालने लगे हैं। तो मास की डायमेंशन होती है कैपिटल L। अब जो एक्सेलरेशन है इसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है तो उसकी मदद से, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की होती है LT-1, और वेलोसिटी अपॉन टाइम या तो LT-2, इसकी डायमेंशन हमारे पास हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। अगर आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है तो उसके पहले आपको वेलोसिटी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी जो हमारे पास की डायमेंशन क्या है, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, L/T। ठीक है, वेलोसिटी की ये डायमेंशन है। अच्छा, L/T है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, LT-1। ये हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशन किसकी आ गई है, वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसे पुट सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है मास। ठीक है, तो मास की हमारे पास क्या है, पहले मैंने यहाँ पे मास लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या है, मेरे यहाँ पर हमारे पास एक्सेलेरेशन की डायमेंशन बनेगी, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्सेलेरेशन की डायमेंशन बनेगी। ठीक है, मैंने एक्सेलेरेशन की डायमेंशन लिख दी यहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसकी और बात करता हूँ आगे। तो आपके सामने है, ठीक है, मास की डायमेंशन है कैपिटल M, और वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाली है LT-1, डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन कितनी है, कैपिटल T। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये T ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, ML/T। ये -1 मौजूद है ऊपर, आके ये भी क्या हो जाएगा, -1, तो -1 -2 हो जाएंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या निकल गई, ML/T-2। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे फोर्स की डायमेंशन ML/T-2। ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ML² T-2। ये डायमेंशन किसकी निकला है, यहाँ पे वर्क की डायमेंशन निकला है। इसी तरीके से आपने डायमेंशन निकालनी है किसकी, पावर की। तो आपको सामने पावर की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, पावर की डायमेंशन क्या बनेगी हमारे पास, पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन निकालनी है। वर्क अपॉन टाइम पावर का फॉर्मूला है। अच्छा, अब वर्क की डायमेंशन अभी ऊपर निकाली है, ML² T-2। यहाँ पे लिख दिया ML² T-2,
डिवाइड बाय टाइम, टाइम की डायमेंशन कितनी है कैपिटल टी, ठीक है। ये टी जो है डिवाइड में है, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो माइनस में हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी, ये -2 तो मौजूद है और ये टी भी ऊपर आ जाएगा, तो इसकी डायमेंशन टी के ऊपर जब -1 आ जाएगा तो -2 ऑलरेडी मौजूद है, -1 भी आ गया, तो -1 -2 -3 हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या डायमेंशन बन गई हमारे पास एम एल स्क्वायर टी -3, किसकी डायमेंशन बन गई, पावर की बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरी डायमेंशन निकालते हैं, कौन सी है, फोर्स। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन तो मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पर आपके सामने फोर्स की डायमेंशन भी निकल गई है, तीसरा वाला जो पार्ट है यहाँ पर उसकी डायमेंशन भी मैंने फोर्स की निकाली है, तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो डायमेंशन फोर्स की भी आ रही है। फिर कौन सी है फोर्थ वाली, मोमेंटम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम फोर्स की, फोर्थ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम की डायमेंशन निकालनी है आपने, तो मोमेंटम का फॉर्मूला को डिनोट करते हैं पी के साथ, ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या बनेगी हमारे पास, मोमेंटम की मास की जगह लिखूँगा कैपिटल एम, और वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकालना सिखाइए आपको, वो कितनी होती है एल टी -1, तो एल टी -1 वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई, तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या बन गई, एम एल टी -1 बन गई इसकी डायमेंशन हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 डायमेंशन बता दी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ और थोड़ी सी बेसिक्स बता दूँ, फॉर कोई बेसिक्स और बता दूँ आपको, जैसे समटाइम ऐसे भी आ जाता है, प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट दी फॉलोइंग। अच्छा, क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रूफ दैट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। बताना ये है, प्रूफ करना है कि जो इक्वेशन दी हुई है आपको ये आपस में डायमेंशनली करेक्ट हैं, तो आपको ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो आपका काम क्या है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, पहले सबको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 2π√L/G, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कांस्टेंट डायमेंशनली जो है वो हम उसको डायमेंशनल लेस होता है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती हैं, ठीक है। तो जो है हम यहाँ पर कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे। तो टी की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी ही है, ठीक है। अच्छा, लेंथ, यहाँ पर लेंथ की जो हमारे पास एल है, एक लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन एल रहेगी अपॉन जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चाहे कोई सा भी हो, लीनियर एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, कोई भी एक्सेलरेशन हो, सबकी डायमेंशन सेम रहती है। अभी हमने ऊपर जो है वो डायमेंशन निकाली थी एक्सेलरेशन की, तो LT-2 निकली थी, तो यहाँ पर भी डायमेंशन, ये भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, LT-2। ऊपर लगा हुआ स्क्वायर रूट लगा देंगे, एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, ये T⁻² ऊपर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लग गया हमारे पास +2, और ये अंडर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, T = T। ये क्या आपने प्रूफ कर दिया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ज़रा जल्दी से देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हमने निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की। तो टी आपके पास आया यहाँ पे 2π√M/K, ठीक है, ये आपके पास आ गई। 2π आपको पता है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, तो टी की डायमेंशन कैपिटल टी रहेगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मास की डायमेंशन भी पता है आपको, के की डायमेंशन आपको नहीं पता, के क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये इस कांस्टेंट की डायमेंशन हमारे पास है, ठीक है, वो क्या है, आपको आपने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है, मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, F=KX, ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, के निकालना है, एक्स को डिवाइड में ले जाऊंगा तो K=F/X हो जाएगा, डायमेंशन निकाल रहा हूँ के की मैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और एक्स के साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन क्या है, MLT-2 अभी निकाली हमने ऊपर, डिवाइड बाय एक्स, एक्स एक लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन भी क्या होगी, एल होगी, एल से एल कैंसिल हो गया, MT-2, के की डायमेंशन क्या मिल गई आपको, MT-2। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, टी की डायमेंशन टी रहेगी,
2 पाई को हटा देंगे, एम की जगह पे कैपिटल एम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो डायमेंशन निकाली एम टी माइनस टू, इस के की जगह पर आ जाएगा एम टी माइनस टू स्क्वायर रूट में। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, ये टी माइनस टू है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगी पॉजिटिव में, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, टी इज इक्वल्स टू टी रह जाएगा हमारे पास। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारे पास। तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे आज हमने डायमेंशन का जो टॉपिक है उसे कवर किया है। तो ये इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं, बाकी आपको इससे हर किसी के फॉर्मूलाज अगर पता होंगे तो आप क्या कर लेंगे, आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। बस शर्त ये है कि कंडीशन या आपको फॉर्मूलाज पता हो, आप उनकी मदद से जो है वो डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने आ गया है यहाँ पर, और वो क्या है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, अ पैकेज इज ड्रॉप्ड, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक हेलीकॉप्टर है जिसमें से जो है असेंडिंग ऑर्डर पे, असेंडिंग कहते हैं जो स्लो स्लो क्या करे, मूव करे, ऊपर की तरफ जाए। जैसे असेंडिंग सीढ़ियाँ हम देखते हैं कि सीढ़ियों में कैसे वो ऊपर की तरफ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा होता है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हेलीकॉप्टर है जो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। कितनी ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 80 मीटर के हाइट पर मौजूद है। आप पैकेज इज़ ड्रॉप्ड, उसने क्या एक पैकेज ड्रॉप किया। देखिए, जब आपको पता है कहीं जो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे सैलाब जलजिला वगैरह, जहाँ पर जो है हमें जो है वो बाय रोड पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे हमारी जो फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, लोगों को जो है वो प्रोवाइड करती हैं राशन वगैरह जो है, जिसमें इमरजेंसी पैकेजेस होते हैं। तो वो जो है वो ड्रॉप किया गया। ठीक है, जब वो ड्रॉप करते हैं तो क्या पूछा गया, हाउ पैकेज इज ड्रॉप, एक पैकेज ड्रॉप किया गया, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, अब कितना टाइम लगेगा पैकेज को ग्राउंड पे पहुंचने पे। ठीक है, तो अच्छा, फिर हम यहाँ पर बात करी हमने, तो हमारे पास डेटा क्या बनाया गया, एक पैकेज जो हेलीकॉप्टर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर में यहाँ पर अगर थोड़ी सी ये हेलीकॉप्टर मैंने बनाने की कोशिश करी है, तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हेलीकॉप्टर से क्या हुआ, पैकेज कितनी हाइट पर है, 80 मीटर की हाइट पर मौजूद है हेलीकॉप्टर, कितना, ग्राउंड से वो कितनी हाइट पर है, 80 मीटर अबव द ग्राउंड, जिसे हम कहते हैं H1। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि जो है हेलीकॉप्टर से पैकेज को ड्रॉप किया गया। अब हेलीकॉप्टर से पैकेज को ड्रॉप होगा तो हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा था असेंडिंग ऑर्डर में। तो पैकेज जब ड्रॉप होगा तो याद रखिएगा, पैकेज फ़ौरन नीचे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पैकेज के अंदर भी वही स्पीड है जो हेलीकॉप्टर की है, जो कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड V0 इनिशियल स्पीड है। तो यहाँ पर जो पैकेज की स्पीड भी कितनी है, जितनी हेलीकॉप्टर की है, तो वो कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड। तो पैकेज पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, तो पैकेज जब ड्रॉप किया गया तो पैकेज पहले थोड़ा हाइट पर जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ क्या समझ में आई यहाँ पर, कि पैकेज फ़ौरन नीचे नहीं आएगा, पैकेज पहले थोड़ा सा जो है वो हाइट पर जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों हाइट पर जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया की कोशिश होती है कि बॉडी, इनर्शिया चाहता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो मोशन में आ जाए, जो बॉडी मोशन में वो रेस्ट में आ जाए, वो बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है इनर्शिया। अब पैकेज जो है वो उसके अंदर 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अब पैकेज के अंदर जब जैसी पैकेज ड्रॉप होगा तो वो उसके अंदर इनर्शिया उसे जो है रुकने नहीं देगा, वो कहेगा भाई चलता रहो। ठीक है, तो ताकि वो फिर उसकी स्पीड आहिस्ता से कम होते होते फिर वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बात जो है मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, इनर्शिया की वजह से वो पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये तो मैंने ज़्यादा ऊपर बना दिया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अच्छा अब मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स बना देता हूँ। एक पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट है। इसी तरह पे ये पॉइंट हो गया बी, जब पैकेज बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, फिर वहाँ से वो नीचे आना शुरू हुआ, और ये पॉइंट है सी।
तो हमने 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर बना दिए, ए, बी और सी। ए पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से पैकेज ड्रॉप हुआ है, बी पॉइंट है जहाँ पर पैकेज मैक्सिमम हाइट पर गया, और सी पॉइंट कौन सा है, जो ग्राउंड पर जाके टकराएगा। अच्छा, हमसे पूछा क्या किया था, हाउ लॉन्ग टेक टू रीच द पैकेज, जो है कितना जो है टेक टू रीच द ग्राउंड, जो है कितने देर बाद पैकेज ग्राउंड पे गिरेगा। तो याद रखिएगा कि पैकेज जो है वो ग्राउंड पे जो गिरेगा, मतलब क्या, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, टोटल टाइम, कितना टाइम लगेगा उसे। तो आपको पता है पहले बॉडी ए से बी पॉइंट पर जाएगी तो इसे कुछ टाइम लगेगा ऊपर जाने में, इसे मैं कहूँगा T1। फिर ऊपर से जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ, इसे कहूँगा T2। ठीक है, ये टाइम जो है T1 कौन सा टाइम है, जो ए से बी पॉइंट पर जा रहा है वो T1 है, जब मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है। जब मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है वो टाइम T2। मैं T1 और T2 को ऐड करूँगा तो मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टोटल टाइम मालूम होगा। तो पैकेज की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड, और इसकी हाइट जो है अबव दी ग्राउंड जो है वो 80 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड लिख दी मैंने, 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर अबव द ग्राउंड। दूसरा क्या है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए क्या निकालना है, T1 प्लस T2 निकालना है। अच्छा, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा पहले फ्रॉम ए टू बी, मैं पॉइंट ए से बी की तरफ जाऊँगा यहाँ पर मैं। ठीक है, मैं पॉइंट ए से बी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके सामने है यहाँ पर। अब ए जो है हमारे पास क्या है, ए से बी की तरफ जा रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो ए पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि पैकेज जब यहाँ पर आएगा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आके पैकेज की स्पीड ज़ीरो हो जाएगी जब भी वो नीचे आएगा, वरना वो नीचे नहीं आता। अब अगर पैकेज की स्पीड ज़ीरो नहीं होगी तो ऊपर जाता रहेगा, ज़ीरो होगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ज़ीरो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझने की है। अच्छा, मैं यहाँ पर फिर से ये तो डेटा मैंने क्वेश्चन को देखकर बनाया। अब मैं फ्रॉम ए टू बी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डेटा जो है ए से बी पॉइंट के लिए बना रहा हूँ। तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने वी नॉट लिखा हुआ है। वी नॉट जो है वो हमने वी नॉट भी इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं और वी आई भी इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं। तो हम यहाँ पर वी आई यूज़ कर रहे हैं, वी नॉट यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर वी आई लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, वी आई जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब जो है वो हाइट हमारे पास जो है, अभी हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत है, एक तो जो है वी आई मिल गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, वी एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि अपोजिट टू ग्रेविटी जा रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई। हमें मालूम क्या करना है, ऊपर जो मैक्सिमम हाइट पे जो टाइम जितना लगेगा T1 वो आपने मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है, T1 मालूम करना है। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो, वी आई की जगह पर क्या आ गया 12, और ए की जगह पर आया -g, और टी की जगह पे T1 लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि ये मालूम करना है। अच्छा जी, -g का मतलब क्या, ये इधर आके क्या हो जाएगा आपको पता है, प्लस हो जाएगा। तो g की जगह पर लिखूँगा 9.8, T1 इज इक्वल्स टू 12। भाई मैंने जी को जी टी यहाँ पर लेकर आ रहा था, तो मैंने जी की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। तो 9.8 और जो है T1 इज़ इक्वल्स टू 12 रह गया, मुझे निकालना है T1। तो T1 इज़ इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 9.8। ठीक है, तो आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्या वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टाइम की, 12 डिवाइड बाई 9.8 करा तो 1.22 सेकेंड आ गए मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे हाइट, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पैकेज की, सॉरी। तो पैकेज कितना है, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो अब आपको पता है कि जब वो ऊपर गया है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ हाइट भी तो कवर की है। तो हम वो कितनी हाइट है, क्योंकि 80 मीटर अबव द ग्राउंड है, लेकिन पैकेज थोड़ा सा ऊपर और गया है क्योंकि उसमें इनर्शिया की वजह से। तो वो जो जितना ऊपर गया वो हाइट हमें मेजर करनी है, फिर जाके हम टोटल हाइट यहाँ पर निकालेंगे। टोटल हाइट की वजह से की मदद से हम T2 निकाल सकेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ किसके लिए, अब हमारे पास क्या आया फॉर्मूला, मैं H1 तो 80 है, मैं यहाँ पे कह दूँगा H2 इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT²। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा,
ठीक है। H2 Vi की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, और T1 यहाँ जो टाइम लूँगा T1 लूँगा मैं, ठीक है। तो T1 की वैल्यू हमारे पास है 1.22, और ए प्लस 1/2 हमारे पास आया, और ए की जगह पर क्या आ जाएगा -9.8, और T1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1.22 का स्क्वायर। तो क्या आ गया H2 इजिकल्स टू 12 इंटू 1.22 प्लस 1/2, जी की जगह -9.8 और 1.22 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाई 1.22 तो 14.69 आ गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/2 करूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा मैं से, तो आ जाएगा यहाँ पे 4.9, और 1.22 का स्क्वायर करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया H2 मैंने आपको Vi की जगह 12 पुट किया, T1 की जगह 1.22, ये कैंसिल हो गए, माइनस प्लस माइनस हो गया 4.9, 1.22 का स्क्वायर किया 1.48 बन गया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इसको जो है मल्टीप्लाई किया आपस में, तो 7.29 बना, फिर 14.69 माइनस 7.29 का क्या आंसर आएगा 7.39 मीटर आपके पास H2 की वैल्यू आ गई। तो मैंने यहाँ पर क्या निकाला, T1 निकाल लिया, ठीक है, A टू B के लिए काम करें, और मैंने H2 निकाल लिया। अब मैं काम करूँगा पॉइंट B टू C के लिए। अच्छा, हम यहाँ पर डायग्राम को देखते हैं। अब हम किसके लिए काम करेंगे, पॉइंट B टू C के लिए, यानी कि मुझे T2 निकालना है, तो B से लेकर C तक का जो पॉइंट है मैं यहाँ पर काम करूँगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर समझिएगा थोड़ी सी बात, जो यहाँ पर अब पॉइंट B पर आकर क्या हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, क्योंकि ए पॉइंट से पैकेज आ रहा था और उसकी स्पीड कम होते 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 यहाँ पर आके क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। अब होगा यहाँ पर क्या, अब जब पॉइंट बी लूँगा ना मैं, जब मैं पॉइंट बी काउंट करूँगा, तो यहाँ पर जो अब ये पॉइंट बी मेरा इनिशियल पॉइंट बन गया, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी थी, अब मैं पॉइंट बी पर इसको मैं क्या कहूँगा, इनिशियल वेलोसिटी, जो क्या है 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 कहूँगा, क्योंकि पॉइंट बी पर जो फाइनल थी, क्योंकि अब मैं स्टार्ट ही पॉइंट बी से ले रहा हूँ, तो पॉइंट बी पर आके वेलोसिटी 0 हुई थी जब ही वो नीचे आया था, तो मैं ये इनिशियल वेलोसिटी कहूँगा इसे, और यहाँ पर आके मैं इसकी जो है वो पॉइंट बी टू सी के लिए काम करूँगा यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, 80 मीटर ये हाइट है जो ग्राउंड से ऊपर हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब ये जो इससे ऊपर जो हाइट, ये वाली हाइट है यहाँ पर, जो जिसे हम क्या बोलेंगे H2, तो H2 निकालना पड़ेगा मुझे। तो H2 कैसे निकलेगा, मैं इस पॉइंट से लेकर मुझे इस पॉइंट तक का फासला जो है वो क्या है H1 प्लस H2, जो किसके बराबर है, टोटल हाइट यानी कि H के बराबर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारे पास जो है वो, यहाँ से यहाँ तक है H2, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्या है H1 है, यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों को ऐड करा मैंने H1 और H2 को, तो क्या मिलेगा मुझे H1 प्लस H2 इजिकल्स टू H के बराबर बनेगा, जब जाके मुझे टोटल हाइट मालूम होगी, और टोटल हाइट मालूम होगी तो मैं यहाँ से T2 को आसानी से निकाल सकूँगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर फ्रॉम पॉइंट B टू C, तो आपको मैंने बताया था जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, हाइट यहाँ पे H1 प्लस H2 यानी कि 80 प्लस 7.39, तो 87.39 मीटर बन गया। ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव जी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि पैकेज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और T2 क्या करना है, हमने फाइंड करना है, यहाँ पे T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे टाइम कौन सा ले रहे हैं, T2। H की जगह पे क्या आ गया 87.39 प्लस VI की जगह पे क्या आया 0, T2 की जगह पे T2 ही रहा, क्योंकि हमें नहीं पता 1/2, जी ए की जगह पर क्या आया 9.8, और T2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, 4.9 आ गया, 87.39 इस इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई T2, 0 हो गया, प्लस 4.9 T2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है। अच्छा, अब क्या होगा, आपको पता है 0 जब इसमें ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हमने ऐसे ही हटा दिया, 4.9 इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 87.39 डिवाइड बाई 4.9, हमने इनको डिवाइड कर दिया, 87.39 डिवाइड बाई 4.9 क्या आ गया, T2 स्क्वायर इजिकल्स टू 17.83। अच्छा, हमें T2 चाहिए, T2 स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो T2 का स्क्वायर अंडर रूट इजिकल्स टू 7.83, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा T2 4.22
सेकंड आपके पास आंसर आ गया T2 का। मालूम क्या करना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा T1 प्लस T2, ठीक है। तो T1 की वैल्यू आपके पास है T1 प्लस T1 की वैल्यू आपके पास है 1.22 प्लस 4.22। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 और 5 हो गया और 5.44 सेकंड। ये क्या हो गया आपके पास, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपके पास। दिस इज़ योर आंसर। ये पूरा हमारा न्यूमेरिकल है जो अभी हमने क्या करा है, सॉल्व किया है। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन ये है कि है बहुत आसान। अगर आपने इसको सिंपल सीखो, मैथमेटिक्स की बस बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए और बाकी जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी है बहुत आसान। अगर आप इसकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप क्या हो जाएंगे, इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू अ टारगेट, ईच बुलेट वेट 20 ग्राम एंड हैज़ अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स, हमें जो मालूम करनी है वो फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड इट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अ मशीन गन फायर्स, एक मशीन गन है जो फायर कर रही है 10 बुलेट पर सेकंड, एक सेकंड में 10 बुलेट फायर कर रही है इनटू अ टारगेट, ठीक है। ईच बुलेट वेट, हर बुलेट का जो मास है वो 20 ग्राम का मास है हमारे पास, एक बुलेट 20 ग्राम की है। अब आपको पता है एक सेकंड में कितनी बुलेट्स निकल रही हैं, 10 बुलेट्स निकल रही हैं, तो आपको 20 बुलेट का मास चाहिए। तो क्या करेंगे, 10 बुलेट का मास चाहिए, तो 20 जितना मास है उसको 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे आप, ठीक है। अच्छा, एंड है द स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, जो बुलेट्स की जो स्पीड है कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द फोर्स, कौन सी फोर्स, फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड इट। अब आपको पता है जब एक मशीन गन, वैसे ही इतना उसका वेट होता है, मास होता है, हैवी होती है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद जब उसमें एक सेकंड में 10 बुलेट निकल रही हैं, आपको पता है जब पिस्टल होती है उसमें से एक बुलेट निकलती है तो हाथ में एक जर्क लगता है, झटका लगता है हाथ में। तो जब भी तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, फोर्सेस के जितने भी लोग होते हैं, आर्मी के वगैरह, पुलिस वगैरह के, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वो वेपन को चलाएं, उनको चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं ऐसा ना हो ना कि जो है वो कहीं जो है वो टारगेट कर रहे हो और हाथ में झटका जब लगे तो वो कहीं और जो है टारगेट हो, कोई और टारगेट हो जाए, तो इससे क्या होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो जब भी इनको फोर्सेस की, जो फोर्सेस द्वारा जितने भी इदारे, इनको ट्रेन किया जाता है ताकि वेपन्स को चलाने का इनका आदी बने और इतनी पावर इनके अंदर आए कि वो इनको होल्ड कर सके। अब मशीन गन को चलाने के लिए, क्योंकि वो एक सेकंड में 10 बुलेट निकाल रही है, तो एक बुलेट जहाँ निकलती है वहाँ इतना झटका लगता है, जर्क लगता है, तो यहाँ 10 बुलेट निकलेंगे तो कितनी ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। तो कह रहे हैं वही फोर्स मालूम करनी है, जो नेसेसरी फोर्स टू होल्ड इट, उसको होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी वो आपने मालूम करनी है। डेटा यहाँ पर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है, 10, टाइम कितना है, 1 सेकेंड। अच्छा, मास ऑफ ईच बुलेट 20 ग्राम, जो मास है हर बुलेट का, एक बुलेट का 20 ग्राम है, तो मास ऑफ 10 बुलेट्स, 10 बुलेट का मास कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो गया, 200 ग्राम। अब यहाँ ग्राम में है, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 0.2 kg में आ जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, किसकी, मशीन गन की भी, बुलेट की भी। तो आपको पता है जब इसे फायर नहीं किया, जो है हमारे पास फायर करने से पहले जो बुलेट है उसकी जब वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी दी हुई है फायर होने के बाद की, वो कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड, जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो एक कंडीशन है, इसको समझना है कि मशीन गन में जो बुलेट हैं वो पहले क्या होती है, रेस्ट में होती है, फिर जब उनको फायर किया जाता है वो चलना शुरू होती हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड। फोर्स, नेसेसरी फोर्स जो आपने मालूम करनी है। चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आपने सॉल्व करना है, तो आपके सामने फॉर्मूला क्या है, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, और मोमेंटम का जो है वो एक रिलेशन है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पर तो मोमेंटम कौन सा है, डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या करा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम।
अच्छा, फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट जो है, पहले फाइनल मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल, माइनस फिर मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी होगी, इनिशियल, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो आपके सामने क्या है, फाइनल मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि इसकी जगह मोमेंटम का फॉर्मूला है ना एम वी, तो मैंने क्या करा, एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। फिर क्या करा यहाँ पर आपने, मास एम वी एफ, हमारे पास मास कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर, जो एक बुलेट का, जो 10 बुलेट का मास है वो 0.2 है, केजी में कन्वर्ट किया था, और वेलोसिटी कितनी है 1500। ठीक है, फिर माइनस जो हमारे पास मास कितना है 0.2 है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, तो आपने यहाँ पर 1 सेकेंड लिख देना है। सॉल्व करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 1500, तो आपका आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, न्यूटन। कितनी फोर्स लगेगी यहाँ पर उसे जो है वो होल्ड करने के लिए, 300 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक है, तो 300 न्यूटन जो है इतनी फोर्स चाहिए मशीन गन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहा जा रहा है, एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, कितनी स्पीड, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और कितने एंगल के साथ, 50 डिग्री के एंगल के साथ, टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। ठीक है, फाइंड दी टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब बताना ये है कि प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम आपने मालूम करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेटा बनाया है, वी नॉट, वी नॉट कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना, थीटा कितना है 50 डिग्री है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने मालूम करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है, एक बॉडी है जिसे थ्रो किया गया, कितने एंगल से, 50 डिग्री के एंगल से इसको थ्रो किया गया है, और कितनी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी। अब बताना ये है कि यहाँ से जो प्रोजेक्ट हुआ है, इस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक जाकर गिरा है यहाँ पर, ठीक है, तो कितना टाइम लगा होगा, टोटल टाइम आपने मालूम करना है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, आपके सामने सॉल्यूशन क्या है, आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, सबको पता है, आपने ड्राइव भी किया होगा, टी इज इक्वल्स टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2v0 की वैल्यू कितनी है 20, और साइन थीटा की आपके पास पता है साइन कितना है हमारे पास 50, साइन 50 डिवाइड बाई जी की जगह पे क्या रखेंगे 9.8 रखेंगे। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करें, शाबाश, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, तो जो है वो टी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 20 साइन 50, और जो आंसर आया इसे डिवाइड कीजिएगा 9.8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3.126। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो है वो 3.126 सेकेंड, यानी कि प्रोजेक्टाइल को जो है वो कितना टाइम लगेगा, 3.126 जो है वो इतने सेकंड लगेंगे कि वो जो है वो ग्राउंड पे जाकर, जहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है और जहाँ पे गिरेगा उसके दरमियान का जो टाइम है वो 3.126 है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलें अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट है 3920 न्यूटन का। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, अब फोर्स मालूम करनी है, इफ़ इट इज़ असेंडिंग अप। ठीक है, जो हमारे पास जो है यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इफ़ इट इज़ असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब मालूम क्या करना है आपने,
आपने मालूम यहाँ पर ये करना है कि फ़ोर्स मालूम करनी, कौन सी फ़ोर्स, जो वो फ़ोर्स जो हेलीकॉप्टर को ऊपर लेकर जा रही है। अच्छा, यहाँ पर बात को ज़रा समझिएगा। आपको पता है बॉडी के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड जो फ़ोर्स लग रही होती है वो नॉर्मल रिएक्शन फ़ोर्स होती है, और बॉडी के जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है वो वेट फोर्स होती है। ये दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस होती हैं तो इसी वजह से, इसकी मदद से हेलीकॉप्टर जो है वो अपने जो या कोई भी बॉडी जो है वो स्टेबिलिटी पर रहती है और हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है। लेकिन जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी तो उस दौरान कोई एक फ़ोर्स अनबैलेंस होगी। जैसे यहाँ पर फोर्स अब वर्टिकली अपवर्ड है, बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग अप, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज़्यादा है, वेट फोर्स कम है। तो ज़्यादा फोर्स और माइनस कम फोर्स तो क्या कहलाता है, नेट फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर आपके सामने मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको पता है बॉडी जो नीचे कौन सी फोर्स लग रही है हेलीकॉप्टर की जो वर्टिकली डाउनवर्ड, वो है वेट फोर्स। कितनी है, 3920 न्यूटन। ठीक है, और जो वर्टिकली अपवर्ड लग रही है वो कौन सी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्स हमने मालूम करनी है जो हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, ये फोर्स हमने मालूम करनी है। अब आते हैं हम डेटा की तरफ। तो डेटा क्या है, वेट आपको दे दिया 3920 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मालूम करनी है, और आपके सामने जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कह रहा हूँ यहाँ पे, जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये एक्सीलरेशन है हमारे पास, वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो आपको पता है, आपको मैंने एक बात समझाई कि जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है इसका मतलब वर्टिकली फोर्स ज़्यादा है और डाउनवर्ड जो वेट फोर्स वो कम है। तो नेट फोर्स की जब मैं यहाँ पर बात करूँगा, एफ नेट, नेट फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स, तो वो क्या है, ज़्यादा फोर्स। ज़्यादा फोर्स कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, माइनस कम फोर्स। कम फोर्स कौन सी है, वेट फोर्स है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, आपको बताएं ये माइनस में यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एफ प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आर। अब बार बार नेट नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है नेट फोर्स को, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपने एक दफ़ा लिख दिया, बस समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा जी, आपको पता है एफ यहाँ पर जो है ये फोर्स किसके बराबर है, आपके सामने एम ए के बराबर है, और ये है हमारे पास एम जी के बराबर है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको पता है यहाँ पे आर इजिकल्स टू, यहाँ पर दोनों जगह पे एम कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया, ए प्लस जी रह गया यहाँ पे। आर इज इक्वल्स टू एम, एम दोनों में कॉमन था, बाहर आ गया ए प्लस जी ब्रैकेट में। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें मास हमें नहीं पता, तो मास क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसे आप कहते हैं दिस इज इक्वेशन 1। अब काम कर लेते हैं मास के लिए। तो आपको पता है W इज इक्वल्स टू एम जी, और M इज इक्वल्स टू W अपॉन जी होता है। ठीक है, तो W की वैल्यू क्या है, 3, W की वैल्यू हमारे पास है 3920 डिवाइडेड बाय जी की जगह पर क्या आएगा, 9.8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या निकलेगा, एम इज इक्वल्स टू को डिवाइड करेंगे तो 400 किलोग्राम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मास निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को रिकॉल करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल्स टू एम, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस जी। ठीक है, अच्छा जी, आपके सामने क्या है, एम की जगह पे क्या लिखूँगा 400, और ए की जगह पे लिखूँगा 2, और जी की जगह पर 9.8। ठीक है, तो आप इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे पास ये जो इसको 400 और इसको ऐड करेंगे तो 11.8 हो जाएगा, और 11.8 मल्टीप्लाई बाई 400 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4720 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है जो हेलीकॉप्टर को वर्टिकली, जो असेंडिंग ऑर्डर में हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, असेंडिंग अप जो है वो कितने रेट से जा रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से जा रहा था। तो जैसे जो इस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 3920 न्यूटन। अच्छा, वेट फोर्स कितनी थी, 3920 थी, और जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो 4720 है। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसी वजह से वो ऊपर लेके जा रहा है, वेट फोर्स कम है तो वो आसानी से ऊपर जा रहा है। अगर वेट फोर्स ज़्यादा होती तो हेलीकॉप्टर ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जाता। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पर।
चलें, अच्छा अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर है वो आपके सामने है। अ कार वेइंग 9800 न्यूटन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक गाड़ी है आकार वेट, जिसका गाड़ी का वेट है 9800 न्यूटन का, और वो इस मूविंग एट अ स्पीड, वो कितनी स्पीड से, इनिशियल स्पीड क्या है वी आई, कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाया इट कम्स टू रेस्ट, और गाड़ी रुक गई। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, गाड़ी जो रुकी वो फ़ौरन नहीं रुकी, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड करने के बाद रुकी। तो याद रखिएगा ये बात, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी फ़ौरन नहीं रुकती, गाड़ी को थोड़ा सा, या गाड़ी हो या बाइक हो, थोड़ा सा से जो है वो डिस्टेंस कवर्ड करने के बाद रुकती है। तो इसीलिए यहाँ आपको पता है, ये हमारे ट्रैफिक के रूल्स में है कि जब एक गाड़ी आगे खड़ी हो तो दूसरी गाड़ी के और दो गाड़ियों के दरमियान का जो डिस्टेंस होना चाहिए तकरीबन इतना हो कि आसानी से एक बाइक जो है आराम से वो आराम से बीच में खड़ी हो जाए। ठीक है, एक बाइक या उससे भी ज़्यादा का डिस्टेंस रखना पड़ता है, ताकि अगर सडनली ब्रेक लगाए तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए होगी कि गाड़ी जो है वो थोड़ा सा फासला तय करने के बाद रुक जाए। ये नहीं कि बिल्कुल हम लोग करते क्या है, बम्पर से बम्पर जो है वो मिलाकर चल रहे होते हैं, जैसे ही सडनली कोई ब्रेक लगाता है तो हम फ़ौरन जो है गाड़ी हिट हो जाती है, जिससे नुकसान होता है और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जब भी अगर रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो इससे हमारे लिए भी एक बेहतरी है, हमें भी नुकसान नहीं होगा, दूसरे को भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जो रूल्स जो बनाए जाते हैं और जो ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन ये हमारे लिए ही बनाए जाते हैं, बस क्या है कि इसे फॉलो करने वाले हों। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो डिस्टेंस आपको 50 मीटर है, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, वो बताना क्या कितनी फोर्स लगी कि गाड़ी को गाड़ी जब रुकी तो गाड़ी को कितनी फोर्स लगेगी जो गाड़ी को रोकेगी, रिटार्डिंग फोर्स यानी कि अगेंस्ट पे जो उसके ब्रेक लगाया तो उसने कितनी फोर्स लगाई, वो हमने यहाँ पर मालूम करनी है। डेटा हम देख लेते हैं, डेटा कितना है 9800 न्यूटन जो है वेट दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो याद रखिएगा 40 किलो के अंदर होते हैं 1000, तो मैंने 40 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करा, और पर आवर के अंदर होते 3600, तो डिवाइड बाय 3600 करा, तो आंसर क्या आ गया 11.11 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, क्यों करते हैं हम, आपको पता है, हम हमारा जितने भी यूनिट्स हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये सबको एक सिस्टम में लाना होता है, जब भी जाके हमारा आंसर करेक्ट आएगा, वरना ये अलग यूनिट में है, वो अलग यूनिट में है, ये अलग यूनिट में है, तो आंसर हमारा करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, फिर आपको कितना फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, और रिटार्डिंग फोर्स यानी कि फोर्स आपने मालूम करनी है। तो अब आपको पता है कि हमें फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज़ इक्वल्स टू एम ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास ना ही m है ना ही a है, तो हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम काम करेंगे फॉर m के लिए एंड a के लिए, तो अब यहाँ पर जो है वो फॉर m के लिए काम करेंगे, मास फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है W इज़ इक्वल्स टू एम जी, मास निकालना है तो m इज़ इक्वल्स टू W अपॉन जी। W की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो है वो 9800, W की वैल्यू है, डिवाइड बाई G की वैल्यू है 9.8। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या आंसर आ रहा है तो फाइंड करते हैं। हमने इनको डिवाइड करा, 9800 डिवाइड बाई 9.8, तो आंसर आया 1000 किलोग्राम। मास कितना निकल गया 1000। अच्छा, अब हम काम किसके लिए करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पर हम काम कर लेते हैं फॉर ए के लिए, तो हेडिंग डाल लेते हैं फॉर ए, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अच्छा अब एक्सेलरेशन के लिए क्या है, आपको मालूम जो करना है एक्सेलरेशन, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है, एस गिवन है, ठीक है, ए नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास क्या है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है क्या एक्सेलरेशन, तो ए यहीं रहेगा, बाकी सब A2, और इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ठीक है,
अच्छा जी, फिर आपने a इजिकल्स टू वी एफ की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू 11.11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50। अब ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास, हमने क्या करा, इसको सॉल्व किया, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 11.11 का स्क्वायर किया, ठीक है। जो आंसर है उसे 50 यानी कि मतलब 200 100 से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है 0 हट जाएगा तो नेगेटिव साइन रह जाएगा, नेगेटिव माइनस 1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्यों निकला, क्योंकि आपको पता है रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है। जब आपको पता है जैसे ही जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव में जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, फोर्स F इजिकल्स टू एम है, तो हम यहाँ पर क्या करा, इक्वेशन 1 को रिकॉल किया हमने। इक्वेशन 1 को रिकॉल किया तो क्या आया, F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अच्छा, m की वैल्यू क्या है 1000, और a की वैल्यू हमारे पास F इजिकल्स टू एम है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 1.234, ये आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएगा 1234.1 सॉरी मीटर, सॉरी फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव नहीं न्यूटन लगेगा, न्यूटन, ठीक है। मैंने मिस्टेक हो गई, तो F इजिकल्स टू माइनस 1234.3 न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। अच्छा, नेगेटिव में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि नेगेटिव, क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन शोज रिटार्डिंग, नेगेटिव साइन शोज रिटार्डिंग फोर्स। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। ये आपका पूरा न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर आपको फोर्स भी हमने निकाल ली, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, और दोनों को उठा के हमने जो है सॉरी मास भी निकाल लिया और एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, और दोनों को उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो आपको आंसर आ गया यहाँ पे। और नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, मैंने ये भी बता दिया, रिटार्डिंग फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून, हाउ मैनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले समझना है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, डायमीटर दे दिया आपको मून का 3480 किलोमीटर। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून, बताइए मून का वॉल्यूम कितना होगा। फिर क्या कहा गया, हाउ मैनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ, कितने मून जो है वो मिलेंगे तो तब जाके वो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर बनेंगे। क्या बोला, हाउ मैनी मून्स, कितने मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट, कितने मून्स मिलेंगे जुड़ेंगे तो वो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। हमने यहाँ पर डेटा बना लिया, डेटा में क्या दिया हुआ है आपको कि डायमीटर ऑफ मून 3480 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, आपको डायमीटर ऑफ मून दे दिया 3480 किलोमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ मून कैसे निकालेंगे, तो आपको बहुत सिंपल है, डायमीटर है, ये जो डायमीटर की वैल्यू 3480 है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 1740 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी कि डायमीटर का हाफ कर लो तो रेडियस बन जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रेडियस निकाल लिया। रेडियस क्या है 1740, किलो मतलब है, किलो की वैल्यू होती है 1000, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, जो है एक्सपोनेंट 3 मीटर हो गया। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर है, कांस्टेंट है ये। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करना है, और नंबर ऑफ जो है मून्स वुड बी क्रिएटेड, कितने मून्स मिलेंगे तो वो वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम के बराबर बनेंगे, तो हमें नंबर मालूम करना है, ठीक है। सिंपल से सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ मून
जो मून का एक स्पेयर है, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। तो हम यहाँ पर मून के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमने Vm लगा दिया 4/3 πr³। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पर कि जो है वो आपने क्या करा, आर है हमारे पास r³ है, हमने 4/3 और r³ के आर की जो है किसका मून का जो रेडियस है ये रहा, हमने इसको उठाया और यहाँ पर पुट कर दिया, ऊपर पावर 3 थी 3 लगा दी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 2.2 x⁻19 मीटर क्यूब। इसको क्यूब लिया, मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय 4, जो आंसर आया डिवाइड बाय 3 करा, तो ये आंसर आपके पास आ गया। फिर मैंने यही काम किसके लिए किया, अर्थ के लिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 πr⁻e³। तो हमने पाई की जगह 4/3 πr⁻e की जगह पे उसका रेडियस जो है ये वैल्यू जो है उठाई, यहाँ पर पुट कर दी, क्यूब लिया इसका, मल्टीप्लाई बाय पाई किया, मल्टीप्लाई बाय 4, जो आंसर है डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो 1.09 x⁻21 मीटर क्यूब बन गया हमारे पास। अच्छा, पहला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका था, जो वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करना है, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी मालूम कर लिया ताकि मैं एन निकाल सकूँ। तो फिर नाउ ये आपके सामने रिलेशन है, क्या है रिलेशन, वी वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू एन नंबर्स और एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून। तो आपको पता है भाई ये वॉल्यूम जो है अर्थ का जो वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, मून बहुत छोटा है। ठीक है, तो कितना एन टाइम्स, अब एन का क्या हमें नहीं पता कितना टाइम्स है, तो हमें एन मालूम करना है, एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून। तो ये मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ मून यहाँ पर ले जाऊँ तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर डिवाइड हो गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, आप आसानी से इसे क्या करा, इसे डिवाइड कर दिया, जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू उठाई 1.09 x⁻21, यहाँ पर पुट कर दी हमने, सॉरी। अच्छा, तो फिर इसके बाद डिवाइड बाय 2.2 x⁻19 हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो तकरीबन आंसर आया 49.912। अच्छा, ये जो 49.912, अब ऐसा तो नहीं है कि, तो हमने क्या करा, इसको ओवरऑल पूरा जो है वो 50 कर दिया ताकि हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आ गया 50। तो नंबर ऑफ मून्स कितने आ गए, 50 मून्स मिलेंगे, तो तब जाके वो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको।